हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पैट की जो श्रृंखला चल रही है उसमें हम आज बात करने वाले हैं मौर्य वंश के बारे में। और मौर्य वंश में भी टॉपिक दे रखा है सम्राट अशोक के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम मौर्य वंश में हम बात करने वाले हैं सम्राट अशोक की। ये सम्राट अशोक अगर हम क्रम से देखें मौर्य वंश में, तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और उनका पुत्र बिंदुसार है, और बिंदुसार का पुत्र अशोक है। तो जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो पेपर होने वाला है, जो कुछ ही दिनों में उसके फॉर्म भरे जाने हैं, कुछ ही दिनों में मेरे प्यारे दोस्तों लिंक ओपन हो जाएगी और फॉर्म भरे जाएंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2026 के। तो उसमें जो टॉपिक है वो चंद्रगुप्त मौर्य यानी सॉरी मौर्य वंश में जिससे वो है सम्राट अशोक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सम्राट अशोक के बारे में। तो मौर्य वंश, इसके बारे में बात करेंगे हम। मौर्य वंश के एक महान शासक जिसका नाम है सम्राट अशोक। किसके बारे में बात करेंगे? सम्राट अशोक। जिसके बारे में बात होनी है वो है सम्राट अशोक। अगर हम सम्राट अशोक की बात करें, सम्राट अशोक को ज्यादातर जो इतिहास में जो फेमस है वो कई नामों से है। चाहे वो देवान प्रियदर्शी है, चाहे वो चंडा अशोका है, चाहे वो अशोक है, चाहे वो अशोक वर्धन है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिन जिन नामों से जहां जहां जिस जिस अभिलेख में उसका नाम है, हम उसके बारे में बात करेंगे। और जिस वजह से ये फेमस हुआ है, उस फेमसता के पीछे कारण क्या है, क्यों प्रसिद्ध हुआ ये सम्राट। और मेरे प्यारे दोस्तों, जब से सम्राट अशोक का शासन खत्म हुआ, उसके बाद में क्यों 1750 तक ये अशोक गायब था, इतिहास में अशोक गायब दिखाया गया था। उसके बाद में कैसे पता चलता है कि अशोक एक राजा हुआ था जो बौद्ध धर्म का बाद में अनुयायी बना, और उसने कई सारे शिलालेखों को गुदवाया, कई सारे शिलालेखों को लिखवाया, और उन पर कैसे कैसे योजनाएं चलाई, कैसे कैसे उसने जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाया, कैसे कैसे अधिकारियों को आदेश दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करेंगे उन सभी शिलालेखों के बारे में जिनमें अशोक की प्रशंसाओं के बारे में लिखा हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, राजा भारत में तमाम हुए हैं, तमाम राजा हुए हैं। जैसे दुनिया में हम महान सिकंदर को बताते हैं, वैसे ही हम भारत में महान अगर कोई राजा बताएंगे तो वो सम्राट अशोक है। हम अशोक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें सम्राट अशोक के जन्म की, तो मेरे प्यारे दोस्तों पहले तो बेसिक जानकारी देंगे। यानी सम्राट अशोक के पिता का नाम, पिता का नाम सम्राट अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार। सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बिंदुसार इनके पिता हैं तो हम बात करेंगे माता का नाम। सम्राट अशोक की माता का नाम, माता का नाम, अगर माता के नाम की बात करेंगे तो माता थी सुभद्रांगी। सुभद्रांगी। सम्राट अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस सुभद्रांगी को धर्मा भी कहा जाता है। सुभद्रांगी को किस नाम से जाना जाता है? धर्मा के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें सम्राट अशोक के जन्म की, तो सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ। सम्राट अशोक का जन्म कब हुआ था? 304 ईसा पूर्व में। सम्राट अशोक का जन्म कब हुआ था? 304 ईसा पूर्व में। अगर हम बात करेंगे सम्राट अशोक के जन्म स्थान की, तो सम्राट अशोक का जन्म स्थान है पाटलिपुत्र। कहाँ पर है? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र बोले तो वर्तमान में पटना, और पटना किस राज्य की राजधानी है? तो बिहार की। यानी सम्राट अशोक का जन्म कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र वर्तमान का पटना है जो बिहार की राजधानी है। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार है, जिसे भद्रसार भी कहते हैं। जैन ग्रंथों में जिसे सिंहसेन भी कहा गया है। और माता का नाम है सुभद्रांगी, जो कई बार पेपर में पूछी गई है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी, जन्म 304 ईसा पूर्व में, और इनका जन्म स्थान है पाटलिपुत्र। अगर हम बात करें बिंदुसार के पुत्रों की, अगर हम बात करें बिंदुसार के पुत्र, अगर हम बात करें बिंदुसार के पुत्रों की, तो बिंदुसार के 101 पुत्र थे। बिंदुसार के कितने पुत्र थे?
एक से एक पुत्र थे। इन एक से एक पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र जिसका नाम है सुसीम। सबसे बड़ा पुत्र कौन सा था? सुसीम। बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? सुसीम। अगर हम वही बात करें सबसे छोटा पुत्र, सबसे छोटा पुत्र, अगर सबसे छोटे पुत्र की हम बात करें तो सबसे छोटा पुत्र था तिश। सबसे छोटे पुत्र का नाम क्या था? तिश। अगर इन एक से एक में से प्रमुख पुत्र की अगर हम बात करें तो वो था अशोक। कौन था? अशोक। यानी बिंदुसार के एक से एक पुत्र थे। एक से एक में सबसे बड़ा था सुसीम, दूसरे नंबर सबसे छोटा था तिष्य, और प्रमुख पुत्र कौन सा था? अशोक, जिसके बारे में हम बात करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारी प्रोसेस माता पिता जन्म स्थान पुत्र 121 है, 101 है। अगर अशोक की बात करें कि अशोक के भाई कितने थे, तो अशोक सहित कितने थे? 101 भाई थे। कितने थे? 101 भाई। चाहे तो 101 भाई कह लें, चाहे 101 पुत्र कह लें। अगर पुत्र की बात करें तो बिंदुसार के हैं, अगर भाई की बात करें तो किसके हैं? सम्राट अशोक के हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें सम्राट अशोक की पत्नियों की, तो अशोक की पत्नी, अशोक की कितनी पत्नी थी? तो अशोक की 5 पत्नी थी। कितनी पत्नी थी अशोक की? 5 पत्नी थी। अगर हम 5 पत्नियों के बारे में बात करें, ये जो अशोक की 5 पत्नी थी उनके नाम क्या क्या हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक है जिसका नाम है कारुबाकी। क्या नाम है? कारुबाकी। जो दूसरी पत्नी है उसका नाम है देवी। और जो तीसरी पत्नी है उसका नाम है तिश्यरीक्षता। और जो चौथी पत्नी है उसका नाम है, एक है कारुबाकी, एक है देवी, एक है तिश्यरीक्षता और एक है पद्मावती। कौन सी है? पद्मावती। और वहीं पर हम मेरे प्यारे दोस्तों 5वीं पत्नी की अगर हम बात करें तो 5वीं पत्नी है असंधिता। क्या नाम है 5वीं पत्नी का? नाम असंधिता। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि अशोक की जो पत्नियां हैं वो 5 हैं, और 5 पत्नियों के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, कारुबाकी, देवी, तिश्यरीक्षता, पद्मावती और असंधिता। अगर हम इसमें बात करें अशोक की सबसे प्रिय पत्नी, अशोक की सबसे प्रिय पत्नी कौन सी थी इन 5 में से? तो सबसे प्रिय पत्नी थी उसकी कारुबाकी। अशोक से जो सबसे ज्यादा प्रेम करती थी उस पत्नी का नाम क्या था? कारुबाकी। ऐसा कहा जाता है कि इस कारुबाकी के कहने से ही अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। बौद्ध धर्म कब स्वीकार करेंगे अशोक, हम उसी समय बताएंगे, तो थोड़ा बता दे रहे हैं। और यहीं पे अगर हम बात करें अशोक के प्रिय पुत्र की, अशोक का प्रिय पुत्र कौन सा था? तो अशोक का जो प्रिय पुत्र था उसका नाम था तीवर। अशोक का प्रिय पुत्र था उसका नाम क्या था? तीवर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम अशोक के पुत्रों की बात करें तो वैसे तो कई पुत्र थे अशोक के, लेकिन 4 नाम फेमस हैं। कितने? 4 नाम ज्यादा फेमस हैं। एक था कुणाल। एक कौन सा था? कुणाल। एक जो पुत्र था उसका नाम था महेंद्र। और एक पुत्र था जिसका नाम था तीवर, और एक जो चौथा पुत्र था उसका नाम था जालोक। क्या नाम था? जालोक। 4 पुत्र ज्यादा फेमस है इसके। कुणाल के बारे में अगर बात करें तो अशोक जब खत्म होगा तो उसका उत्तराधिकारी होगा। यानी अशोक की मृत्यु के बाद में मौर्य वंश का राजा कौन बनेगा? अशोक के बाद में अगर कोई राजा बनेगा तो उसका नाम क्या है? कुणाल। अशोक की मृत्यु जब होगी ना उसके बाद में जो राजा बनेगा वो कुणाल बनेगा। अगर हम महेंद्र के बारे में बात करें
तो ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजे जाएंगे? श्रीलंका। कहाँ पर भेजे जाएंगे? श्रीलंका। इनको धर्म से जोड़ के रखा जाएगा। और तीवर की अगर हम बात करें तो तीवर सबसे प्रिय पुत्र है, इनको अपने हमेशा इन्होंने पास रखा अशोक ने। और इस तीवर का उल्लेख कौशाम्बी अभिलेख में मिलता है। किसमें मिलता है? कौशाम्बी अभिलेख में मिलता है। और कौशाम्बी अभिलेख में तीवर के साथ साथ इसकी प्रिय पत्नी कारूबाकी का भी नाम है, इसीलिए इस कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम जालौक की बात करें, ये जो जालौक है, इस जालौक को श्रीनगर का जम्मू कश्मीर का शासक बना दिया था। यानी ये कहाँ के थे? जम्मू कश्मीर के शासक इनको बना दिया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 4 पुत्र हैं। अशोक की मृत्यु के बाद में गद्दी कौन संभालेगा? कुणाल संभालेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक ये आपकी समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि अशोक के 101 भाई हैं टोटल। अगर अशोक को हटा दिया जाए तो 100 भाई हैं। इसमें से अशोक किसको छोड़ेगा, बाकी सबको मार देगा, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको नोट कर लो आप। मैं आशा करता हूँ नोट कर लिया होगा। अब बात यह है कि ये 101 भाई हैं और इनमें सबसे अगर शकल किसी की खराब है या काला है तो वो है अशोक। सबसे बदसूरत इनमें कौन है? अशोक है। अब अशोक को बिंदुसार नहीं चाहता है कि ये राजा बने। बिंदुसार नहीं चाहता है कि अशोक राजा बने। मेरे प्यारे दोस्तों, बिंदुसार चाहता है कि राजा कौन बने? सुसीम बने। कौन बने राजा मगध का? सुसीम बने। बिंदुसार चाहता है कि सुसीम राजा बने, अशोक की कतई नहीं चाहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब बिंदुसार मगध का राजा था उस समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। अवंती का राज्यपाल। कहाँ का राज्यपाल था? अशोक अवंती का राज्यपाल था। और कहीं लिखा हुआ है उज्जैन का राज्यपाल था। तो अवंती उज्जैन वहीं आसपास। लेकिन क्या हुआ, बिंदुसार के समय पर एक विद्रोह हुआ था तक्षशिला में। कहां पर विद्रोह हुआ था? बिंदुसार के समय पर एक विद्रोह हुआ तक्षशिला में। तक्षशिला में सबसे पहले इस विद्रोह को शांत करने के लिए किसको भेजा? सुसीम को भेजा। लेकिन सुसीम इस विद्रोह को शांत नहीं कर पाए। फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने, बिंदुसार ने इस विद्रोह को शांत करने के लिए किसको भेजा? अशोक को भेजा। और अशोक ने ये विद्रोह शांत कर दिया। अशोक ने विद्रोह शांत कर दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी सूरवीरता को देखते हुए खुद बिंदुसार को समझ जाना चाहिए था कि हम जिस व्यक्ति को राजा बनाना चाहते हैं मगध का, वो व्यक्ति तक्षशिला का विद्रोह शांत नहीं कर पाया। और जिसको हम राजा नहीं बनाना चाह रहे हैं वो व्यक्ति ने जाते तक्षशिला में विद्रोह शांत कर दिया। लेकिन बिंदुसार ने ठान लिया था कि हम राजा सुसीम को बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेपर में यह जरूर पूछेगा आपसे कि बिंदुसार के समय तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ उसको शांत किसने किया था? आंसर क्या होगा? अशोक। मेरे प्यारे दोस्तों, अशोक थोड़ा बदसूरत था, थोड़ा सावला था, इसलिए वहां की महिलाएं भी अशोक को पसंद नहीं करती थी। मगध में सब लोग हंसते थे। क्या करते थे? हंसते थे। जितनी भी प्रतियोगिताएं होती थी, अपने पुत्रों का जब वो एक तरीके से परीक्षा लिया करता था बिंदुसार, तो कहीं ना कहीं अशोक को साइड में रखा जाता था कि ना ये ना आए तो ठीक है, हमारे यही पुत्र आपस में प्रतियोगिताएं करेंगे। यानी कहीं ना कहीं अशोक को साइड में रखा जाता था। लेकिन जब जिस बच्चे पर पिता का प्यार नहीं रहता है वो बहुत बड़ा एक तरीके से बहुत सब्र के घूंट पीता है। और सब्र के घूंट जब पीता है तो जब उसका समय आता है तो वो व्यक्ति बहुत कुछ बदल के रखने को तैयार हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा होता है कि 273 ईस्वी में 273 ईस्वी में बिंदुसार की मृत्यु हो गई। बिंदुसार की मृत्यु कब हुई थी? 273 ईस्वी में। जैसे बिंदुसार की मृत्यु 273 ईस्वी में होती है, अब जैसे ही मृत्यु होगी इसकी, अब मगध का राजा कौन बनेगा, ये आपस में इनमें झगड़ा होना शुरू हो जाता है। अब उत्तराधिकार संघर्ष शुरू होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे यहाँ बिंदुसार की मृत्यु होती है, अब आपस में इनमें झगड़ा होगा।
बिंदुसार चाहता था कि सुसीम राजा बने, अशोक चाहता है कि हम राजा बने, तो इनमें आपस में झगड़ा होता है। एक पुस्तक है श्रीलंका सिंहली भाषा में लिखी गई है, नाम है दीपवंश व महावंश। दीपवंश और महावंश ये कौन से ग्रंथ हैं? सिंहली ग्रंथ, सिंहली ग्रंथ हैं दीपवंश और महावंश। इनमें लिखा गया है अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की। कितने भाइयों की हत्या की? 99 भाइयों की हत्या की। और 99 भाइयों की हत्या करके अशोक मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक मगध की गद्दी पर बैठा था। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा मेरे प्यारे दोस्तों? संघर्ष चला, एक दो दिन में ये सब कुछ नहीं हुआ होगा। 273 में बिंदुसार की मृत्यु हो रही है। ये संघर्ष 4 वर्ष तक चला। ये उत्तराधिकार का संघर्ष कितने समय तक चला था? 4 वर्ष तक चला था। और 4 वर्ष का मतलब है 269 ईसा पूर्व में अशोक मगध का शासक बना। मगध का शासक बना। यानी कहने का मतलब यह है कि 269 ईस्वी में, 273 में मृत्यु हो गई बिंदुसार की। 4 साल तक अपने भाइयों का नरसंहार किया, ऐसा लिखा हुआ है दीपवंश और महावंश नामक पुस्तक में, जो सिंहली भाषा में लिखी गई है। 4 साल तक उसने संघर्ष किया। 4 साल में उसने अपने 99 भाइयों को मार दिया। और जब जाकर के ये 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। जैसे ये गद्दी पर बैठा, बात ये आती है कि 101 थे, इसमें से इसने 99 मार दिए, तो बचे कितने थे? बात ये आती है बचे कितने थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों 2 बचे थे, एक सबसे छोटा तिष्य और एक खुद अशोक। एक खुद अशोक और एक कौन सा है? तिष्य। तो मेरे प्यारे दोस्तों 2 बचे, सबसे छोटा तिष्य और एक खुद अशोक। मेरे प्यारे दोस्तों जब ये 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठेगा अशोक मगध की पे, और जैसे ये गद्दी पर बैठेगा तो सबसे पहले ये राज्य में घूमेगा, अपने महल में घूमेगा। जब ये महल से गुजर रहा होगा तो उस समय एक अटारी पर महिलाएं खड़ी थी। अटारी पर महिलाएं खड़ी थी, जब ये यहाँ निकल के जाता है तो महिलाएं इसको देख के हंस जाती है, और पहले से भी हंसती थी। हंसती इसलिए थी कि ये काला था, इसका रंग रूप सही नहीं था, तो महिलाएं हंसती थी। पहले इसके हाथ में पावर नहीं थी तो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अब ये मगध का राजा बन गया। जब ये निकलता है तो वह महिलाओं को देखता है, सभी महिलाओं को एकत्रित भी करता है, और ये उनसे पूछता है अशोक, क्या आप ईमानदारी से बताना, क्या आपको वास्तव में मैं अच्छा नहीं लगता? क्या वास्तव में मैं काला हूं? तो वहां महिलाओं ने कह दिया कि हाँ महाराज, आप वास्तव में अच्छे नहीं लगते, आप काले हैं। तो काले हैं, अच्छे नहीं लगते। अशोक नाराज हुआ। अशोक ने अपने यहाँ जितनी भी महिलाएं थी सबको बंदी बनाया, और बंदी बनाकर सभी को हॉल में बंद करके सब में आग लगवा दी। महिलाओं को अशोक ने जिंदा जलवा दिया। इसीलिए अशोक को एक नाम दिया गया है जिसका नाम है चंडाशोक। क्या नाम है? चंडाशोक। तो मौर्य वंश में चंडाशोक किसे कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। इसने महिलाओं को आग लगा करके मरवा दिया था। अब क्या होता है, सब कुछ सही चल रहा था। यानी कहने का मतलब यह है कि अशोक शुरू से ही थोड़ा मतलब इस तरीके का रहा है कि उसने जो भी हासिल करने की सोची है वो उसको उसके चरम तक ले गया है। अगर अशोक ने सोचा कि मुझे राजा बनना है तो उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करने में कोई परवाह नहीं की। 99 भाइयों को मार दिया क्योंकि उसे गद्दी चाहिए। यानी जो कुछ भी वो करेगा उसको उसके चरम तक पहुंचाएगा, उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाएगा, उसको उसके टारगेट तक पहुंचाएगा। और उसका टारगेट था मुझे मगध का राजा बनना है। अब जब मगध के राजा बनने के आए तो उसने 99 भाइयों की कोई परवाह नहीं की, हत्या कर दी। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसको महान क्यों कहा जाएगा, हम वही चीज तो आपको बताने वाले हैं। इसने महिलाओं को आग लगा करके मार दिया। अब आगे क्या होता है, कुछ समय बाद इसकी नजर पड़ती है कलिंग पर। इसकी नजर कहां पड़ती है? कलिंग पर पड़ती है। और कलिंग पर पड़ती है तो कलिंग फेमस था हाथियों के लिए। किसके लिए फेमस था? हाथियों के लिए फेमस था। कलिंग शुरू से ही हाथी के लिए फेमस है। अब इसने अशोक ने एक लेटर लिखा और कलिंग के राजा के पास भेजा कि हमें हाथी चाहिए। कलिंग के राजा ने मना कर दिया कि हम कोई हाथी वाती नहीं देंगे। जब इसको लगा नहीं देंगे तो ये थोड़ा शुरू से ही है कि जब जो चीज ठान ली है वो हमें करनी है।
तो इसने हाथी जब प्राप्त नहीं कर पाए तो इसने पूरी सेना लाव लश्कर के साथ इसने कलिंग की ओर रवाना कर दी। और मेरे प्यारे दोस्तों, जब कलिंग की ओर उसने रवाना की तो युद्ध तो होगा ही मेरे प्यारे दोस्तों। 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व यानी गद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद, गद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। अशोक ने किस पर आक्रमण कर दिया? कलिंग पर आक्रमण कर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो कलिंग है इसकी राजधानी थी उस समय, इस समय इसकी राजधानी, उस समय इसकी राजधानी थी तोसली। राजधानी का नाम क्या था? तोसली। उस समय यानी कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। यहां राजा थे नंदराज। राजा कौन थे? नंदराज। और ये किस धर्म के अनुयायी थे? ये जैन धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। और ये कलिंग किसके लिए फेमस था? हाथियों के लिए फेमस था। अब जब 261 ईसा पूर्व में कलिंग की ओर बढ़ता है, अगर हम कलिंग का वर्तमान क्षेत्र बताएं, कलिंग का वर्तमान क्षेत्र की अगर बात करें तो वर्तमान क्षेत्र है जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा, फिलहाल में जो उड़ीसा राज्य वहीं था कलिंग। उड़ीसा प्लस उत्तरी आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंध्र प्रदेश, ये कलिंग राज्य क्षेत्र में आता था। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये लोकेशन आपकी समझ में आ रही होगी। हम कलिंग की बात करें यानी उड़ीसा वाले क्षेत्र की बात करें, और अगर हम मगध की बात करें तो बिहार की बात करें, तो कहीं ना कहीं पहले बिहार में ही उड़ीसा आता था। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, लेकिन राज्य अलग था। केंद्र एक स्वतंत्र राज्य था। राजा कौन था? नंदराज। और किस धर्म का फॉलोअर्स था ये मेरे प्यारे दोस्तों? जैन धर्म का। आगे हम बात करें यहीं पे कि जब ये कलिंग की ओर अपनी पूरी सेना जाकर के खड़ी कर देता है तब युद्ध होता है कलिंग का। कौन सा युद्ध होता है? कलिंग का। अब युद्ध शुरू होगा, कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। ये जो कलिंग का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? ये सम्राट अशोक और इधर लिखना चाहेंगे हम नंदराज। कौन सा राजा था? नंदराज। अशोक किस धर्म का अनुयायी है? मौर्य वंश का। सॉरी, अशोक किस वंश का है? मौर्य वंश का। अगर हम वही बात करें अशोक किस धर्म को मानता है इस समय, तो शैव धर्म का अनुयायी है। कौन से धर्म का है? शैव का। यानी ये अशोक शिव का उपासक है। अशोक किसका उपासक है? शिव का उपासक है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये अशोक मगध से कलिंग की ओर बढ़ता है तो भयानक युद्ध होता है। और युद्ध के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो युद्ध होता है धौली पहाड़ी के पास। युद्ध कहां होता है? धौली पहाड़ी के पास, धौली पहाड़ी के पास। और मेरे प्यारे दोस्तों, दया नदी के तट पर, दया नदी के तट पर कहा युद्ध होता है? दया नदी के तट पर, धौली पहाड़ी के पास युद्ध होगा। भयानक युद्ध होगा, युद्ध देखने लायक होगा। और इसमें कौन हार जाता है? नंदराज। और विजय कौन होता है? सम्राट अशोक। ये युद्ध जब होता है 261 में, इस युद्ध में 1 लाख, कितने? 1 लाख व्यक्ति मारे गए। कितने व्यक्ति मारे गए? 1 लाख व्यक्ति मारे गए। 1.5 लाख व्यक्ति निर्वासित हुए, निर्वासित हुए। तमाम महिलाएं विधवा हुई, महिला विधवा हुई, विधवा हुई। बच्चे अनाथ हुए। यानी अशोक ने पूरी तरीके से कलिंग को उजाड़ दिया। कलिंग को
उजाड़ने का कार्य यह था कि पड़ोसी राजा भी अगर किसी चीज के लिए, हम अगर किसी चीज की मांग करें, पड़ोसी राजा कभी भी मना न करें, इसके लिए इसने कलिंग का इतना बुरा हाल कर दिया। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये कलिंग युद्ध इसके जीवन का अंतिम युद्ध था। कलिंग युद्ध इसके जीवन का अंतिम युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध के बाद में अशोक कोई भी युद्ध नहीं लड़ेंगे, कोई भी युद्ध नहीं लड़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें, एक अभिलेख है जो खारवेल ने लिखा है, खारवेल का एक अभिलेख है जिसका नाम है हाथी, अभिलेख है जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। एक अभिलेख है जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कहां पर है, कलिंग में यानी उड़ीसा में था। मेरे प्यारे दोस्तों, हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है, खारवेल का है। इस अभिलेख में लिखा हुआ है कि जिस समय अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, उस समय कलिंग का राजा कौन था, नंदराज। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि हमें किस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि कलिंग के आक्रमण के समय, सॉरी, कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा कौन था, नंदराज था। राजा कौन था, नंदराज। इसकी राजधानी थी तोसली। जब यहाँ नरसंहार होगा, नरसंहार के बाद में परिणाम ये होता है कि कलिंग को मगध में मिला लिया जाता है, मगध में मिला लिया जाता है, यानी कलिंग को मगध में मिला लिया था। कलिंग मगध में मिल गया था। ये युद्ध दया नदी के तट पर लड़ा गया, धौली पहाड़ियों के पास लड़ा गया, कलिंग क्षेत्र में लड़ा गया। कलिंग क्षेत्र वर्तमान में उड़ीसा में है। और मेरे प्यारे दोस्तों, उड़ीसा वाला क्षेत्र उत्कल का मैदान है। उस समय नंद राजा था, नंद राजा था। ये नंद राजा जैन धर्म का अनुयायी था। जिस समय अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, उस समय अशोक शैव धर्म का अनुयायी था, यानी शिव का उपासक था। मेरे प्यारे दोस्तों, कलिंग का भयानक युद्ध होता है। अगर हम कलिंग के युद्ध की बात करें तो इस युद्ध की जानकारी अशोक के खुद शिलालेख में मिलती है, जो 13वां शिलालेख है। यानी हमें दो प्रमाण मिले हैं जहां से यह पता चलता है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। एक तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, और एक खुद अशोक का 13वां शिलालेख, 13वां शिलालेख। यानी अशोक के 13वें शिलालेख में किसका जिक्र है, कलिंग आक्रमण का उल्लेख है। और खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में किसका उल्लेख है, अशोक के कलिंग आक्रमण का उल्लेख है। तो दो जगह जानकारी मिलती है। अब क्या होता है, जैसे कलिंग युद्ध होता है, यहाँ पर तमाम नरसंहार होता है, तमाम व्यक्ति मारे जाते हैं। अब इतने सारे व्यक्तियों को मरा हुआ देख अशोक भयभीत हो जाता है। अशोक जब भयभीत होता है तो अशोक अपने घुटनों के बल बैठ जाता है, और बैठ करके चारों तरफ लाशों के अंबार देखता है। जब लाशों के अंबार देखता है तो अशोक का हृदय परिवर्तित होता है कि मैं किसी को अगर बचा नहीं सकता तो मुझे मारने का भी कोई अधिकार नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, अशोक मायूस होकर कलिंग से वापस मगध लौटता है। और मगध लौटता है तो 2-4 दिन तक खाना भी नहीं खाता है, नींद भी उसे ठीक से नहीं आती है। तो उसकी पत्नी कारुबाकी अशोक के पास जाती है। कारुबाकी अशोक से कहती है कि सबसे शांति का अगर कोई धर्म है जो दुनिया में शांति का उपदेश देता है, वो व्यक्ति भी शांत बैठा होता है। आप बौद्ध धर्म स्वीकार कर लीजिए। पेपर में क्वेश्चन आता है कि अशोक की किस पत्नी ने यह कहा था कि आप बौद्ध धर्म स्वीकार कर लीजिए, तो पत्नी का नाम था कारुबाकी, जो इसकी सबसे प्रिय पत्नी थी। कारुबाकी के कहने से ये बौद्ध धर्म की ओर अपना दिमाग लगाएंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, अशोक अशोक का जो भतीजा है, भतीजा जिसका नाम है निग्रोथ, अशोक का भतीजा है निग्रोथ, इसने भी अशोक को बौद्ध धर्म स्वीकार करने की प्रेरणा दी। इसने प्रेरणा दी, सलाह दी, आप बौद्ध धर्म स्वीकार कर लो। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, एक बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु, जिनका नाम था उपगुप्त। क्या नाम था, बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दिलाई। यानी उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दिलाई और अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया।
मेरे प्यारे दोस्तों, अशोक कलिंग के युद्ध तक तो शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन जैसे ही बौद्ध धर्म स्वीकार करेगा, मेरे प्यारे दोस्तों, अशोक शांति से जीवन जिएगा। और शांति से जब जीवन जिएगा तो उसके बाद में अशोक वहां वहां जाना शुरू कर देगा जहां पर, मेरे प्यारे दोस्तों, महात्मा बुद्ध से संबंधित तीर्थ स्थल है, जैसे गया, जैसे कुशीनगर, जैसे सारनाथ, जैसे लुम्बिनी। मेरे प्यारे दोस्तों, जहां जन्म हुआ, जहां मृत्यु हुई, जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहां पहला उपदेश दिया जाएगा, वहां अशोक के अब यात्राएं प्रारंभ हो जाएंगी। और यात्राएं कब कब होंगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं तो अशोक से सबसे ज्यादा नफरत अगर कोई पत्नी करती है तो वह तिष्यरिक्षता। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे पूछे ना कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सबसे ज्यादा नफरत अगर किसी पत्नी को हुई थी तो वो थी तिष्यरिक्षता। तिष्यरिक्षता। ऐसा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने जिस पेड़ के नीचे बैठ करके, पेड़ की छाव में बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति की, वो पीपल का पेड़ था। किसका पेड़ था? पीपल वृक्ष था, पीपल का वृक्ष था। इसीलिए अशोक ने अपने घर के आंगन में एक वृक्ष लगवाया। कौन सा? पीपल का। और इस पीपल के पेड़ को किसने उखाड़ करके फेंक दिया? तिष्यरिक्षता ने। किसने उखाड़ करके फेंक दिया? तिष्यरिक्षता ने। इस पेड़ को उखाड़ के फेंकने का आप रीजन समझ रहे हैं। तिष्यरिक्षता अशोक से नफरत करती है बौद्ध धर्म स्वीकार करने की वजह से। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अशोक अपनी धम्म यात्राएं शुरू करेंगे। सारी की सारी चीजें ये अपने अभिलेखों में शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख लिखवाना शुरू करेंगे। अब धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि जब अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो ये इसका व्यक्तिगत धर्म था। अगर आपसे पूछे कि अशोक ने जो बौद्ध धर्म स्वीकार किया वो बौद्ध धर्म कैसा था? अशोक का बौद्ध धर्म कैसा था? व्यक्तिगत। ये व्यक्तिगत धर्म था। व्यक्तिगत मतलब खुद का धर्म, खुद ने अपनाया था। इसने इसको राज्य धर्म घोषित नहीं किया था। राज्य धर्म का मतलब यह है, जैसे मान लो ये मगध का राजा है, मगध का क्षेत्र कहां तक है, ये जितना भी क्षेत्र, उस क्षेत्र में जो जनसंख्या रहती है, इसने अगर घोषणा कर दी होती कि जिस क्षेत्र में रहने वाली सारी जनसंख्या केवल बौद्ध धर्म को फॉलो करेगी, तो ये राज्य धर्म हो जाता। अशोक केवल व्यक्तिगत धर्म को मानता था, केवल व्यक्तिगत था, खुद धर्म को मानता था। सभी लोगों से कह दिया था कि सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करेंगे, क्योंकि अशोक सहिष्णुवादी व्यक्ति था। सहिष्णुवादी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने धर्म को तो मानता है और सभी को अपने अपने धर्म का सम्मान करने का, खुद दूसरे धर्मों का सम्मान करता था, लेकिन अपना एक धर्म मानता था जिसका नाम था बौद्ध धर्म। तो याद रखना, बौद्ध धर्म इसका व्यक्तिगत धर्म था, इसने राज्य धर्म उसको घोषित नहीं किया। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम बात करने वाले हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। नोट कर लिया होगा। जब कलिंग का युद्ध खत्म होता है तो अशोक एक नीति को छोड़ता है जिसे भैरी घोष नीति कहते हैं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भैरी घोष युद्ध नीति के स्थान पर धम्म घोष नीति शुरू कर दी। यानी पेपर में पूछेगा आपसे कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद, यानी कलिंग युद्ध के बाद में कौन सी नीति छोड़ दी? भैरी घोष। और अपना ली कौन सी? धम्म घोष। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेगा तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्रों को, पुत्रियों को अब ये प्रचार करने के लिए भेजेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे पहले इसके एक पुत्र जिसका नाम है, एक पुत्री जिसका नाम है संघमित्रा।
संघमित्रा, ये तो पुत्री है, और एक पुत्र है जिसका नाम है महेंद्र। महेंद्र ये पुत्र है। ये इन दोनों को प्रचार प्रसार करने के लिए कहां पर भेजेगा? श्रीलंका। ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि अशोक ने अपने किस पुत्र पुत्री को श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा? तो नाम है संघमित्रा और महेंद्र। यह क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को कहां बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा? तो आंसर क्या आएगा? श्रीलंका। तो हम यहीं पर बात करेंगे उन सभी बिंदुओं के बारे में अशोक ने जहां जहां बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए व्यक्ति भेजे थे। हम सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 संघमित्रा व महेंद्र। इनको बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कहां भेजा था? श्रीलंका। कहां भेजा था? श्रीलंका। दूसरा था महाधर्म रक्षत। इस महाधर्म रक्षत को भेजा था महाराष्ट्र। और जो तीसरे थे सोना और उत्तरा, इसको भेजे थे सुवर्ण भूमि। नंबर 4 पर थे महारक्षित, इसको भेजा था यवन देश। कहीं कहीं पर लिखा मिलेगा यवन देश, मतलब एक ही है। नंबर 5 पे बात करेंगे हम महादेव, इनको भेजा था मैसूर। मैसूर तो आप सभी जानते हो वर्तमान में कर्नाटक वाला क्षेत्र। आगे अगर हम बात करेंगे नंबर 6 पे मंजिम को भेजा था प्रचार करने के लिए हिमालय बोले तो हिमालय पर्वत की साइड में, यानी उत्तर भारत में। ठीक। और मनझांते को कहा जाता? को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था कश्मीर। एवं गंधार कहां पर भेजा था? गंधार। तो हमने ज्यादातर पेपर में क्वेश्चन जो देखे वो केवल पेपर में जो आते हैं वो केवल संघमित्रा और महेंद्र से आते। कहां से आते? संघमित्रा और महेंद्र वाला क्वेश्चन आता है कि अशोक ने श्रीलंका में प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध धर्म का किसको भेजा था? अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को। मेरे प्यारे दोस्तों, इनको तो प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा। अब खुद अशोक अपनी धर्म यात्रा शुरू करेगा, यानी बौद्ध धर्म के अनुसार अपनी धम्म यात्रा शुरू करेगा। अब यह धम्म यात्रा राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष से अपनी यात्राएं शुरू करेंगे और ये 10वें वर्ष जाएंगे गया। कहां पर? गया कह सकते हैं या फिर बोध गया कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के कितने वर्ष बाद बोध गया की यात्रा की? तो बोध गया की यात्रा अपने राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष की, यानी हम ये कह सकते हैं 259 ईस्वी में ये कहां पर गए थे? बोध गया गए, जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई। और राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष ये लुम्बिनी गए। अशोक कहां गया? लुम्बिनी। और लुम्बिनी मेरे प्यारे दोस्तों, ये यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म, और यहाँ महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की। जब ये अशोक लुम्बिनी जाएगा तो यहाँ ज्यादातर जो उसने कर लगा रखे थे उन करों को समाप्त करेगा, केवल 1/8 कर लेगा। कितना कर लेगा? केवल 1/8 कर प्राप्त करेगा। और वो भी कर ये वहां के यानी मरम्मत में, वहां की देखरेख में,
जो लुम्बिनी जन्म स्थान जहां हुआ है उस पर ही खर्च करने की बात करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की 20वें वर्ष। इन सभी यात्राओं की जानकारी अशोक के 8वें शिलालेख में मिलती है। कहाँ मिलती है? 8वें शिलालेख में। अगर आपसे पूछे ना कि अशोक के किस अभिलेख को यात्राओं का अभिलेख कहा जाता है, तो इसने धम्म यात्राएं 8वें शिलालेख में दे रखी है इसके। और 8वें शिलालेख में लिखा है, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष ही इसने धम्म यात्राएं शुरू कर दी। 10वें वर्ष ये बौद्ध गया गया, जहां महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की। और अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष ये लुम्बिनी गया, लुम्बिनी नेपाल में, बौद्ध गया बिहार में। मेरे प्यारे दोस्तों, इसने अपनी धम्म यात्राएं शुरू कर दी हैं। अब हम बात करेंगे कल इसके शिलालेख, गुहालेख और स्तंभ लेख के बारे में। हम उन सभी 14 शिलालेखों के बारे में बताएंगे जिसमें अशोक ने एक शिलालेख में कहा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे जैसे हैं, कोई पशु की बलि नहीं देगा। और किस अभिलेख शिलालेख में यह लिखा गया है कि चिकित्सक की हम नियुक्ति करेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, किस शिलालेख में यह लिखा गया है कि कोई भी ब्राह्मणों को नहीं सताएगा। और किस शिलालेख को सबसे बड़ा शिलालेख कहा जाता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, कलिंग युद्ध का विवरण किस शिलालेख में दे रखा है। तो हम कल बात करेंगे इस शिलालेखों की, कहां पर मिले हैं, किस शिलालेख में क्या लिखा हुआ है। आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।